नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ लो पर। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीति विज्ञान का चैप्टर नंबर 6, जिसका दोस्तों नाम है लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो संकट उभरा था इमरजेंसी का यानी कि आपातकाल था, वो क्या था, आपातकाल के पीछे क्या कारण थे, आपातकाल क्यों लगाया गया, उसे किसने लगाया और उसके परिणाम क्या हुए। दोस्तों ये जो वीडियो है आपको पूरे कलरफुल इमेजेस और कार्टून और एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट मैप और जो इंपॉर्टेंट बॉक्सेस रहते हैं दोस्तों उसके साथ कराया गया है, यानी कि इसमें आपके सभी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो टॉपिक रिलेटेड है वो सब कवर किए गए हैं। दोस्तों इसके अलावा यह वीडियो आपका सीयूटी और बोर्ड दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको सीयूटी और बोर्ड के लिए अलग अलग नहीं पढ़ना पड़ेगा, आपको इसी एक वीडियो में आपका सीयूटी और बोर्ड दोनों का टॉपिक कवर हो जाएगा। दोस्तों तो बिना समय व्यर्थ करते हुए चलिए बढ़ते हैं अपने इस चैप्टर की तरफ। दोस्तों इस चैप्टर में हम ये जानेंगे कि जो आपातकाल लगा था वो क्यों लगा था, उसके पीछे क्या कारण थे और आपातकाल लगने के बाद उसके परिणाम क्या थे। तो दोस्तों इसी को हम इसमें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। तो दोस्तों चलिए चलिए अपना चैप्टर चालू करते हैं। दोस्तों आपातकाल की पृष्ठभूमि यानी कि आपातकाल क्यों लगा था, इसको पहले हम जान लेते हैं। दोस्तों 1967 के बाद भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव आए। इंदिरा गांधी एक शक्तिशाली नेता बनकर उभरी और उनकी लोकप्रियता चरम पर थी। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे जो 1967 का दौर था, उसके बाद जो भारत की राजनीति थी उसमें जो इंदिरा गांधी थी, उन्हें क्या हुआ, उन्हें बहुत ज़्यादा तो पॉपुलैरिटी मिल गई, यानी कि वो क्या हो गई, भारतीय राजनीति में बहुत ज़्यादा क्या हो गई, लोकप्रिय हो गई। और उस समय का जो पूरा उनकी लोकप्रियता थी वो अपने चरम पर थी, यानी कि जो उनका पूरे लाइफ का दौर था उसमें सबसे ज़्यादा अगर देखेंगे इंदिरा गांधी की जो लोकप्रियता थी वो 1967 में थी। दोस्तों इसी दौरान राजनीतिक प्रतिस्पर्धा तीखी हो गई और न्यायपालिका और सरकार के रिश्ते में तनाव बढ़ गया। और दोस्तों इसी दौरान आप देखेंगे तो जो राजनीतिक प्रतिस्पर्धा होती है एक दल या दूसरे दलों के बीच में, वो भी क्या हो गई दोस्तों, आपसी दलों में जो होते हैं राजनीतिक प्रतिस्पर्धा करते हैं उनमें भी जो प्रतिस्पर्धा थी दोस्तों वो भी तीखी हो गई, यानी कि बहुत तेज प्रतिस्पर्धा होने लगी। और दोस्तों जो न्यायपालिका थी वो भी क्या करी दोस्तों, सरकार के साथ उसके रिश्ते क्या हो गए दोस्तों, खटास हो गए, यानी कि कड़वे हो गए, यानी कि जो सरकार थी और जो न्यायपालिका थी उसके रिश्ते क्या हो गए जो दोस्तों थोड़ा तनावपूर्ण हो गए। दोस्तों इसके अलावा जो सुप्रीम कोर्ट था उसने दोस्तों सरकार की कई नीतियों को असंवैधानिक बताया, जिसे कांग्रेस ने लोकतंत्र और संसद की सर्वोच्चता के खिलाफ माना। यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट था, सरकार ने ऐसी कई सारी नीतियां निकाली जिसको क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कि भाई ये सब जो नीतियां आप लागू कर रहे हैं ये सब क्या है, ये अलोकतांत्रिक नीतियां हैं या असंवैधानिक नीतियां हैं, यानी कि ये संविधान के अनुसार जो आप नीतियां हैं उसे नहीं लागू कर रहे हैं, ये सब गैर संवैधानिक या असंवैधानिक नीतियां हैं। और दोस्तों जो सरकार थी उसने क्या कहा कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या कर रहा है, वो लोकतंत्र और संसद की जो सर्वोच्चता होती है लोकतंत्र में उसकी क्या कर रहा है दोस्तों, उसकी वो अवहेलना कर रहा है, उसके खिलाफ क्या कर रहा है, जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों जो विपक्षी दल जो थे दोस्तों वो लोगों को जगा रहे थे कि क्या करें दोस्तों, जो सरकार है जो सत्ता का निजी उपयोग कर रही है उसको क्या किया जा सके दोस्तों, रोका जा सके। उसके अलावा दोस्तों जो विपक्षी दल थे वो इस दौर में क्या कर रहे थे, अपनी जो गतिविधियां थी उसे तेज कर चुके थे, क्योंकि दोस्तों इस विपक्षी दलों का मानना था क्योंकि जो राजनीति थी उस समय वो अत्यधिक व्यक्तिवादी हो गई थी, यानी कि जो राजनीति थी उसका ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तिगत उपयोग किया जा रहा था। दोस्तों इसके अलावा कांग्रेस के विभाजन से इंदिरा गांधी और उनके विरोधियों के मतभेद और बढ़ गए। दोस्तों जब कांग्रेस का विभाजन हो गया था, आप सभी जानते हैं ना, 1967 में कांग्रेस का विभाजन हो गया था। दोस्तों अगर आप कांग्रेस का विभाजन कैसे हुआ था और क्यों हुआ था अगर ये नहीं जानते तो उसके लिए दोस्तों आप आई बटन पे क्लिक करिए, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगी। मैंने एक स्पेशल कांग्रेस के विभाजन पे ही क्या कर रखी दोस्तों, वीडियो बना रखी है, तो आप यहाँ पर आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को दोस्तों देख सकते हैं, जिसमें आप जान जाएंगे कांग्रेस का विभाजन क्यों हुआ था। ठीक दोस्तों, आप आई बटन पर क्लिक करिए और वीडियो देखिए। दोस्तों जो कांग्रेस का जब विभाजन हो गया था 1969 में, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, जो कांग्रेस के विरोधी मतलब जो विरोधी नेता थे इंदिरा गांधी थे, उनसे क्या हो गया, इंदिरा गांधी के जो मतलब मतभेद थे दोस्तों और भी क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक दोस्तों, तो हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं दोस्तों जो इमरजेंसी थी उसके लागू करने के क्या कारण थे। आप देखेंगे तो दोस्तों वहाँ पर एनसीईआरटी में दिया गया है कि आर्थिक संदर्भ, यानी कि जो इमरजेंसी लागू करने के जो आर्थिक कारण थे जिसे हम संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं, तो कारण क्या थे जिसकी वजह से मतलब इमरजेंसी लागू की गई थी, अब उसी को पढ़ेंगे। दोस्तों हम पहले आर्थिक कारण पढ़ेंगे, फिर राजनीतिक कारण, उसके अलावा एक एक कारण ऐसे हम करके सभी पढ़ेंगे। दोस्तों जो आर्थिक कारण में जो दोस्तों पहला कारण था दोस्तों, 1971 के चुनाव में कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, लेकिन 1971 से 72 के बाद सामाजिक
आर्थिक स्थितियों में खास सुधार नहीं हुआ। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं दोस्तों, जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने 1971 का जब चुनाव लड़ा तो उन्होंने नारा दिया था क्या, गरीबी हटाओ। यानी कि उन्होंने कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो जो देश में गरीबी फैली हुई है इसे हम हटाने का पूर्ण प्रयास करेंगे। लेकिन दोस्तों उसके बाद जब इंदिरा गांधी की सरकार बन गई तो उसके बाद भी जो 1971 और 72 का दौर था उसमें भी कुछ ज्यादा लोगों की स्थितियां ठीक नहीं हुई थी, गरीबी ज्यादा मिटी नहीं थी। इसलिए दोस्तों क्या हुआ, ये यहाँ पर भुखमरी की स्थिति भारत में बनी हुई थी। यानी कि देश की जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति थी वो क्या थी, बहुत ही दोस्तों मतलब नाजुक थी। दोस्तों इसके अलावा बांग्लादेश संकट और युद्ध से भारत पर भारी आर्थिक बोझ पड़ा। लगभग 80 लाख शरणार्थियों भारत में आ गए, जिससे संसाधनों और प्रशासन पर गंभीर दबाव उत्पन्न हुआ। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो इसी दौर में हमने क्या किया था, बांग्लादेश से 1971 के समय में युद्ध किया था। उसकी वजह से दोस्तों आप देखेंगे तो जो बांग्लादेश से जो लोग थे वो क्या हो गए, भाग के भारत में चले हैं। यानी कि जो शरणार्थी थे दोस्तों भाग कर क्या है, भारत में चले आए। तो 80 लाख दोस्तों शरणार्थी जब भारत में आ गए दोस्तों, इससे क्या हुआ दोस्तों, भारत पर भारी आर्थिक क्या हुआ दोस्तों, बोझ पड़ा। और जिससे संसाधनों और दोस्तों जो प्रशासन था, यानी कि जो हमारा पुलिस प्रशासन या एडमिनिस्ट्रेशन था, उस पर भी दोस्तों भारी दबाव उत्पन्न हो गया। क्योंकि जो 80 लोग आए थे, इनको रहने खाने या कुछ ना कुछ इनको व्यवस्था देनी पड़ती थी, और या कुछ ना कुछ सरकार जो थी प्रशासन की सहायता से इनके खिलाफ या इनके साथ में कुछ मतलब कदम उठाने वाली थी। तो इस वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो संसाधन थे और जो प्रशासन था उस पर गंभीर प्रभाव उत्पन्न हुआ। क्यों, क्योंकि 80 लाख शरणार्थी बांग्लादेश संकट के कारण और बांग्लादेश युद्ध के कारण भारत में आ गए थे। दोस्तों इसी वक्त में अमेरिका ने भारत को हर तरह की सहायता देना भी बंद कर दिया था। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों अमेरिका उसमें पाकिस्तान के खेमे में था। तो जब पाकिस्तान बांग्लादेश से लड़ाई कर रहा था, तो जब देखा कि अमेरिका ने कि भारत बांग्लादेश का सपोर्ट कर रहा है, तो अमेरिका ने क्या किया, जो सारी सहायता थी भारत को वो देना बंद कर दिया। क्योंकि दोस्तों उस समय हम सब इतना आत्मनिर्भर थे नहीं, तो हमें अधिकतर सेवाएं या जो सहायता थी वो अन्य देशों से लेनी पड़ती थी। इसीलिए दोस्तों क्या हुआ, हमें यह भी एक खामियाजा भुगतना पड़ा। ठीक दोस्तों इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत के बढ़ने से विभिन्न चीजों की कीमतें बहुत बढ़ गई। यानी कि दोस्तों इसी समय क्या हुआ, जो अंतरराष्ट्रीय बाजार था उसमें क्या हुआ, जो तेल की कीमत थी, यानी कि जो पेट्रोल डीजल केरोसिन या गैस हो गया दोस्तों, इन सब की कीमतें क्या हो गई दोस्तों, ये बढ़ गई थी। इससे क्या हुआ दोस्तों, जो कीमतें थी सामानों की वो भी क्या हो गई दोस्तों, अलग अलग सामानों की वो भी बहुत ज्यादा दोस्तों बढ़ गई। ठीक दोस्तों इसके अलावा 1973 में चीजों की कीमतों में 23% और 1974 में 30% का इजाफा हुआ। यानी कि जो कीमतें थी सामान की वो 1973 में दोस्तों 23% बढ़ गई, और 1974 में दोस्तों आप देखेंगे तो 34% क्या हुई, जो सामान थे उसकी कीमतें दोस्तों पूरे भारत में बढ़ गई थी। दोस्तों इस जो तीव्र मूल वृद्धि थी, यानी जो तीव्र मूल वृद्धि थी, मूल वृद्धि का मतलब होता है महंगाई दोस्तों। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, लोगों को बहुत भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। ठीक दोस्तों, क्योंकि देश में महंगाई बढ़ गई थी और लोगों के पास कुछ इनकम थी नहीं, तो इस वजह से लोगों को बहुत ज्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा। दोस्तों औद्योगिक विकास की दर भी बहुत कम थी और बेरोजगारी भी बहुत बढ़ गई थी। इसमें हमारे यहाँ कुछ औद्योगिक डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो नहीं रहा था, और लोगों में क्या फैली हुई थी, बेरोजगारी फैली हुई थी। दोस्तों सरकार ने खर्च कम करने के लिए सरकारी कर्मचारियों का वेतन रोक दिया था। यानी कि दोस्तों जब आर्थिक संकट आप खड़ा था, क्योंकि हमारे पास कोई ऐसे विकास दर या कोई हमारी ऐसी इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो नहीं रही थी, उसकी वजह से क्या किया दोस्तों ने, सरकार जो थी उसने क्या किया दोस्तों, उसने जितने भी कर्मचारी थे उनके क्या किया दोस्तों, वेतन को रोक दिया। इसके अलावा दोस्तों 1972-73 में असफल मानसून से कृषि उत्पादन 8% कम हुआ। यानी कि जो 1972-73 का दौर था उसमें मानसून जो था दोस्तों असफल हो गया। उसमें दोस्तों अधिकतर फसलें मानसून पर ही उगाई जाती थी, मानसून की वर्षा के आधार पर ही उगाई जाती थी। इससे दोस्तों क्या हुआ, जो मानसून असफल हो गया, तो उससे दोस्तों जो कृषि उत्पादन था वो भी 8% कम हो गया। ठीक दोस्तों आर्थिक संकट के कारण देश में असंतोष फैल गया, गैर कांग्रेसी पार्टियां और छात्रों ने विरोध तेज कर दिया। दोस्तों ये आर्थिक कारण थे हमारे देश में, जो हमारे देश में गरीबी भूखमरी और जो हमारे यहाँ खाद्यान्न का संकट पैदा हुआ था, इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, देश में जनता में आक्रोश फैल गया, असंतोष फैल गया, और जो गैर कांग्रेसी पार्टियां जो छात्र थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, उन्होंने कांग्रेसी सरकार के खिलाफ क्या करना करा, विरोध करना चालू कर दिया। दोस्तों संसदीय राजनीति में विश्वास न रखने वाले कुछ मार्क्सवादी समूहों की सक्रियता भी इसी अवधि में बढ़ गई। यानी कि वही लोग जो संसदीय राजनीति यानी कि डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं रखते हैं, जैसे कि मार्क्सवादी लोग, वो क्या करने लगे दोस्तों, इस समय अपनी जो एक्टिविटीज थी यानी कि जो उनकी गतिविधियां थी वो भी क्या हो गई दोस्तों, इस समय वो बढ़ाने लगे। दोस्तों इन समूहों ने मौजूदा राजनीतिक प्रणाली और पूंजीवादी व्यवस्था को खत्म करने के लिए हथियार उठाया और
राज्य विरोधी तकनीकों का सहारा लिया। यानी कि दोस्तों जो ये समूह थे जिन्हें हम मार्क्सवादी कहते हैं या लेनिनवादी कहते हैं दोस्तों, ये क्या थे दोस्तों, ये जो पूंजीवादी व्यवस्था थी, जो उस समय की मौजूदा राजनीतिक प्रणाली थी दोस्तों, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया दोस्तों, राज्य के विरोध में हथियार उठा लिया या तकनीकी क्या किया दोस्तों, सहारा लिया। ठीक दोस्तों, दोस्तों जो ये समूह है मार्क्सवादी लेनिनवादी, इनको अब माओवादी कहा जाता है अथवा नक्सलवादी नाम से जाना जाता है। ठीक दोस्तों, ये लोग लोकतांत्रिक मतलब संविधान में विश्वास नहीं करते हैं, संसदीय लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते हैं। ये सब दोस्तों इसीलिए सरकार के खिलाफ क्या कर लिए थे दोस्तों, हथियार उठा लिए थे इसी दौर में। दोस्तों ये सब अधिक पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे, यानी कि ये जो सबसे अधिक सक्रिय थे ये लोग, जो माओवादी थे, जो नक्सलवादी थे, ये नक्सलवादी और माओवादी सबसे ज्यादा कहाँ सक्रिय थे, सबसे ज्यादा दोस्तों ये सब पश्चिम बंगाल में सक्रिय थे, जहाँ सरकार ने उन्हें दबाने के लिए कठोर कदम उठाए और सरकार ने इन्हें खत्म करने के लिए, इन नक्सलवादी और जो माओवादी होते हैं इनको खत्म करने के लिए बहुत ज्यादा कठोर कदम भी उठाए। दोस्तों इसके अलावा जो कारण थे, यानी कि इसे हम राजनीतिक कारण बोल सकते हैं इमरजेंसी लगाने के, दोस्तों राजनीतिक कारण ये थे उसमें दोस्तों आप देखेंगे जो बिहार और गुजरात था दोस्तों, वहां पर दोस्तों छात्रों ने क्या किया दोस्तों, सरकार के खिलाफ आंदोलन चालू कर दिया। दोस्तों अब इसको हम पढ़ेंगे, जो गुजरात और बिहार में दोस्तों जो सरकार के खिलाफ आंदोलन हुए थे, अब इसको हम जानेंगे। दोस्तों जो गुजरात और जो बिहार था, दोनों ही जगह दोस्तों कांग्रेस की सरकारें थी। यहाँ यानी कि जो यहाँ की विधानसभा में जो सरकार बनी थी, यानी कि जो राज्य की सरकार थी, वो सब क्या थी दोस्तों, कांग्रेसी सरकार थी। कहाँ पर, गुजरात और बिहार दोनों जगह। दोस्तों गुजरात के छात्रों ने खाद्यान्न, खाद्य तेल तथा अन्य आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतें तथा उच्च पदों पर व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जनवरी 1974 में आंदोलन शुरू किया। दोस्तों जो गुजरात के छात्र थे, उन्होंने गुजरात में बढ़ते हुए खाद्यान्नों के दाम, खाद्य तेल और उसके अलावा दोस्तों जो अन्य वस्तुआं थी, उनकी जब कीमतें दोस्तों बढ़ गई, उन्होंने क्या किया दोस्तों, इसके खिलाफ क्या कर दिया दोस्तों, आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि भ्रष्टाचार के खिलाफ दोस्तों देखेंगे तो गुजरात के छात्रों ने जनवरी 1974 में क्या किया दोस्तों, आंदोलन शुरू कर दिया। क्यों दोस्तों, क्योंकि दोस्तों वहां पर बहुत जो चीजें थी उनकी कीमतें बढ़ गई थी और जो सरकारी उच्च पद थे उस पर क्या था दोस्तों, भ्रष्टाचार फैल गया था। तो इसी के खिलाफ उन्होंने क्या किया, गुजरात के छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन शुरू करने की जो तिथि थी वो 1974 में जनवरी माह थी। ठीक दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा कि गुजरात में आंदोलन कब चालू हुए थे, परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है, तो आप याद रखिएगा जनवरी 1974 में गुजरात में छात्र आंदोलन या जो आंदोलन था वो चालू हुआ था। ठीक दोस्तों, दोस्तों इसके अलावा जो छात्र आंदोलनों में जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी दोस्तों, वो भी शामिल हो गई और इस आंदोलन ने विकराल रूप धारण कर लिया। ऐसे में गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। यानी कि दोस्तों जो बड़ी बड़ी पार्टियां थी उस गुजरात प्रांत की, वहाँ की जो बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां थी वो सब क्या हुई दोस्तों, जो छात्र का आंदोलन चल रहा था सरकार के खिलाफ, उसमें दोस्तों शामिल हो गई और इससे जो छात्रों का कोई आंदोलन था वो क्या हो गया दोस्तों, ये बहुत बड़ा रूप धारण कर लिया और ऐसी स्थिति में दोस्तों गुजरात में राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो गुजरात का जो विपक्षी दल था, उसने किया दोस्तों, उसने पुनः विधानसभा चुनाव कराने की मांग की। दोस्तों कांग्रेस ओ के प्रमुख नेता मोरारजी देसाई ने भूख हड़ताल की चेतावनी दी। यानी कि दोस्तों जो गुजरात के नेता थे विपक्षी दल के, उन्होंने क्या किया दोस्तों, जब छात्र आंदोलन तेज हो गया और सरकार के खिलाफ जो आंदोलन था वो बढ़ने लगा, तो उसमें उन्होंने अपने आप को शामिल किया और जो राज्य विधानसभा के चुनाव थे उसे क्या किया दोस्तों, दोबारा करवाने की मांग की। इसके अलावा दोस्तों जो वहाँ के कांग्रेसों के बहुत बड़े नेता थे गुजरात प्रांत से, जिनका नाम है मोरारजी देसाई, उन्होंने दोस्तों अनिश्चित भूख हड़ताल की चेतावनी दे दी। यानी कि अगर यहाँ पर क्या दोस्तों, अगर विधानसभा चुनाव दोबारा नहीं चला कराए जाते तो उन्होंने क्या कहा, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मैं क्या करूंगा, तो मैं दोस्तों अनिश्चित भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। ठीक दोस्तों, दोस्तों विपक्षी दलों द्वारा समर्थित छात्र आंदोलन के गहरे दबाव में दोस्तों 1975 के जून माह में जो हमारा गुजरात प्रांत था उसमें क्या हुआ दोस्तों, विधानसभा चुनाव हुए। कांग्रेस इस चुनाव में हार गई और जो दोस्तों कांग्रेस पार्टी थी इस चुनाव में क्या गई हुई, हार गई। दोस्तों इसके अलावा 1974 के मार्च माह में दोस्तों बढ़ती हुई कीमतों और खाद्यान्न के अभाव में बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ और बिहार के छात्रों ने क्या किया दोस्तों, आंदोलन छेड़ दिया। यानी कि दोस्तों आप देखेंगे 1974 के जनवरी माह में गुजरात में आंदोलन छिड़ गया था, वहाँ के छात्रों ने वहाँ पर आंदोलन करना चालू कर दिया था। और जो दोस्तों 1974 का जो मार्च माह था, आप देखेंगे 1974 के मार्च महीने में जो बिहार के छात्र थे उन्होंने भी क्या किया, भ्रष्टाचार और कीमतों में जो बढ़ोतरी हो रही थी उसके खिलाफ क्या किया दोस्तों, आंदोलन छेड़ दिया। ठीक दोस्तों, छात्रों ने अपने आंदोलन की अगुवाई के लिए जयप्रकाश नारायण, यानी कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में जेपी कहते हैं, को बुलाया।
जेपी तब सक्रिय राजनीति छोड़ चुके थे और सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। दोस्तों, जो बिहार के छात्र थे, उन्होंने अपने आंदोलन की अगुवाई करने के लिए जो जयप्रकाश नारायण थे, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में जेपी कहते हैं, उन जेपी को बुलाया। और दोस्तों, जो जेपी थे वो पहले राजनीति में थे, लेकिन दोस्तों इस समय क्या थे, तो जो जेपी थे वो सक्रिय राजनीति से क्या किए थे दोस्तों, उसका त्याग कर चुके थे और वह क्या कर रहे थे दोस्तों, सामाजिक कार्यों में लगे हुए थे। दोस्तों, जेपी ने छात्रों का आमंत्रण इस शर्त पे स्वीकार किया कि आंदोलन अहिंसक रहेगा और अपने को सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखेगा, अपितु राष्ट्रव्यापी रहेगा। और दोस्तों, जो जयप्रकाश नारायण थे, जिनकी फोटो आप यहाँ साइड में लगी हुई है देख सकते हैं। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने कहा ठीक है कि मैं आपकी जो ये आंदोलन है उसका नेतृत्व करूंगा, लेकिन मैं इसके लिए दो शर्तें रखता हूं आपके सामने। अगर आप ये दो शर्तें मानेंगे तभी मैं क्या करूंगा, आपके आंदोलन का नेतृत्व करूंगा। तो जेपी ने कहा छात्रों से कि पहला तो आप इस जो यह आंदोलन है इसे आप अहिंसक रखेंगे, यानी कि इसमें मारपीट हिंसा नहीं होगी। और दूसरा ये शर्त है मेरी कि आप क्या करेंगे, ये जो आंदोलन है इसे सिर्फ बिहार तक नहीं सीमित रखेंगे, बल्कि क्या करेंगे, इसे आप पूरे देश में फैलाएंगे, यानी कि इस जो यह आंदोलन है इसे क्या करेंगे, आप राष्ट्रव्यापी करेंगे। इसका क्या किया, जेपी ने शर्त रखी, यानी कि जेपी ने दो शर्तें रखी। पहला, ये आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, और दूसरा, ये आंदोलन क्या रहेगा, अहिंसक रहेगा, तभी मैं क्या करूंगा, इसका नेतृत्व करूंगा। ठीक दोस्तों। दोस्तों, जो छात्र आंदोलन था दोस्तों, उसने धीरे धीरे राजनीतिक रूप ले लिया, यानी कि जब इसमें बड़ी बड़ी पार्टियां शामिल हो गई तो ये छात्र आंदोलन था, राजनीतिक आंदोलन हो गया और राष्ट्रव्यापी बन गया, यानी कि जो है सिर्फ गुजरात और बिहार तक सीमित था, धीरे धीरे क्या हो गया, पूरे देश में फैल गया, जिससे दोस्तों जीवन के हर क्षेत्र के लोग इसमें आ जुड़े। यानी कि जो आंदोलन चल रहा था दोस्तों, इसकी वजह से क्या हुए, जो लोग थे चाहे जिस पेशे में लगे हुए हों, वो सब क्या हुए दोस्तों, इस आंदोलन से दोस्तों आ जुड़े, क्योंकि दोस्तों अब आंदोलन जो था वो राष्ट्रव्यापी हो चुका था और ये राजनीतिक रूप धारण कर चुका था। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण ने बिहार की कांग्रेस सरकार को बर्खास्त करने की मांग की। दोस्तों, जो जेपी थे, जिसको हम जयप्रकाश नारायण बोलते हैं, उन्होंने दोस्तों जो कांग्रेस की बिहार सरकार थी उसको बर्खास्त करने, यानी कि उसको सस्पेंड करने की मांग की। दोस्तों, उन्होंने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, ताकि उन्हीं के शब्दों में सच्चे लोकतंत्र की स्थापना की जा सके। दोस्तों, जो जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने कहा कि हमें क्या चाहिए, हमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में क्या चाहिए, संपूर्ण क्रांति चाहिए। उनके शब्दों में दोस्तों कहें तो जो संपूर्ण क्रांति है यही सच्चा लोकतंत्र है, यानी कि दोस्तों उन्होंने संपूर्ण क्रांति यानी कि सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करने की क्या किया दोस्तों, आह्वान किया। ठीक दोस्तों, आज दोस्तों आपसे कहीं क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि संपूर्ण क्रांति से आप क्या समझते हैं, तो इसे आप याद रखिएगा, ये जयप्रकाश नारायण का दिया गया एक क्या था, एक मतलब सिद्धांत था या एक क्रांति थी, जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक दायरे में क्रांति का आह्वान किया जाता है। और जेपी का मानना था कि इसी से क्या होगा, सच्चा लोकतंत्र स्थापित होगा। ठीक दोस्तों। दोस्तों, इसके अलावा आंदोलन का प्रभाव राष्ट्रीय राजनीति पर पड़ना शुरू हुआ। जयप्रकाश नारायण चाहते थे कि यह आंदोलन देश के दूसरे हिस्सों में भी फैले। दोस्तों, इसके अलावा जो ये आंदोलन था उसका जो राष्ट्रीय राजनीति थी उस पर भी प्रभाव पड़ने लगा। इससे क्या हुआ, राष्ट्रीय राजनीति पर इस आंदोलन का गहरा प्रभाव पड़ा। और जो जेपी थे यानी कि जयप्रकाश नारायण थे, इस आंदोलन को दोस्तों देश के हर एक हिस्से में फैलाना चाहते थे। दोस्तों, चल रहे आंदोलन के साथ ही साथ रेलवे के कर्मचारियों ने भी एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। इससे देश के रोजमर्रा के काम काज के ठप हो जाने का खतरा पैदा हो गया। जब दोस्तों ये छात्रों का आंदोलन चल रहा था, जेपी आंदोलन चल रहा था, इसी दौरान दोस्तों जो रेलवे के कर्मचारी थे दोस्तों, उन्होंने भी क्या की, हड़ताल कर दी, यानी कि राष्ट्रव्यापी हड़ताल के उन्होंने भी क्या किया दोस्तों, आह्वान किया रेलवे के कर्मचारियों ने। इससे दोस्तों जो देश का कामकाज था वो दोस्तों ठप होने का मतलब उस पर खतरा मंडराने लगा, क्योंकि दोस्तों रेलवे से ही अधिकतर साजो सामान इधर से उधर जाते हैं। तो इससे क्या हो गया दोस्तों, अगर रेलवे मतलब रुक जाएगी, उस पर हड़ताल हो जाएगा, रेलवे वाले अगर हड़ताल कर देंगे तो इससे क्या होगा दोस्तों, जो देश का रोजमर्रा का काम है वो क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा। दोस्तों, 1975 में जेपी ने जनता के संसद मार्च का नेतृत्व किया। देश की राजनीति में अब तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई थी। दोस्तों, जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, उन्होंने हजारों लोगों के साथ दोस्तों संसद की ओर मार्च किया। और दोस्तों जो ये मार्च था, इतना बड़ा मार्च यानी कितनी बड़ी रैली आज से पहले भारतीय राजनीति में कभी नहीं हुई थी, यानी कि इतनी बड़ी रैली में इतने ज्यादा लोग आज से पहले कभी नहीं आए थे। ठीक दोस्तों। दोस्तों, जयप्रकाश नारायण को भारतीय जनसंघ, कांग्रेस हो, भारतीय लोक दल, सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का समर्थन मिला, यानी कि जो जयप्रकाश नारायण थे अब उनको अन्य राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन मिलने लगा, जैसे कि भारतीय जनसंघ, कांग्रेस ओ
और भारतीय लोक दल या सोशलिस्ट पार्टी जैसे गैर कांग्रेसी दलों का क्या हुआ, जयप्रकाश को समर्थन प्राप्त हुआ। दोस्तों इन दलों ने जेपी को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में पेश किया, यानी कि दोस्तों इन्होंने क्या किया, जेपी को इंदिरा गांधी के मतलब सामने खड़ा किया और उनको एक विकल्प के रूप में देखा, जयप्रकाश नारायण को इंदिरा गांधी के विकल्प के रूप में देखा। जेपी की जन प्रतिरोध रणनीति की आलोचना हुई, यानी कि जो जेपी इस समय अपनी राजनीति कर रहे थे, यानी कि जो लोगों का आंदोलन चालू कर रहे थे और लोगों को लामबंद कर रहे थे, आंदोलन में जोड़ रहे थे, इसकी क्या हुई दोस्तों, इसकी आलोचना भी हुई। गुजरात और बिहार के आंदोलनों को कांग्रेस विरोधी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ माना गया। दोस्तों जो गुजरात और बिहार के आंदोलन हुए थे उसको दोस्तों इंदिरा गांधी के खिलाफ और कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ माना गया, यानी कि उस आंदोलन को कांग्रेस विरोधी और इंदिरा गांधी के नेतृत्व के खिलाफ माना गया, जो आंदोलन गुजरात और बिहार में हुए थे। दोस्तों इंदिरा गांधी का मानना था कि ये आंदोलन उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित है, यानी कि दोस्तों जो इंदिरा गांधी थे उनका यह मानना था जो आंदोलन हो रहे हैं ये किसी राजनीतिक अव्यवस्था के कारण नहीं हो रहे हैं, बल्कि ये आंदोलन मेरे खिलाफ हो रहे हैं, यानी कि ये सब क्या है, ये जो आंदोलन है ये सब उनके प्रति व्यक्तिगत विरोध से प्रेरित थे, यह मानना था इंदिरा गांधी का। दोस्तों अगर एनसीईआरटी में आप देखेंगे जयप्रकाश नारायण के बारे में छोटे से बॉक्स में साइड में दे रखा है, तो दोस्तों इसे आइए थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या दिया गया है। ठीक दोस्तों, दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, ये युवा अवस्था में मार्क्सवादी थे, एक कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। तो दोस्तों यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इसे आप नोट कर लीजिए। जो जयप्रकाश नारायण थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक महासचिव थे। ठीक दोस्तों, दोस्तों 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के क्या थे दोस्तों, ये लोक नायक थे, यानी कि उसमें क्या किए थे दोस्तों, इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। जो 1942 का हमारा भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था दोस्तों, ये क्या हुए थे, नेहरू के उत्तराधिकारी के रूप में भी देखे गए थे और नेहरू मंत्रिमंडल में शामिल होने से इनकार किया, यानी कि दोस्तों नेहरू के मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए थे। 1955 के बाद सक्रिय राजनीति छोड़ दी। गांधीवादी बनने के बाद भूदान आंदोलन में सक्रिय हुए। नागा विद्रोहियों के सुलह की बातचीत की, यानी कि जो नागा विद्रोह हुआ था उसके भी सुलह की बातचीत जयप्रकाश नारायण ने ही की थी। तो जैसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों, इसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि नागा विद्रोह के सुलह की बातचीत किसने की थी, तो इसे आप याद कर लीजिए, परीक्षा में कभी प्रश्न आ सकता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों इसके अलावा जो जयप्रकाश नारायण थे इन्होंने कश्मीर शांति प्रयास भी किए, चंबल के डकैतों से आत्मसमर्पण कराया और दोस्तों जो बिहार आंदोलन था उसका क्या हुआ दोस्तों, ये नेता बने। उसके अलावा दोस्तों ये जो काल था उसके विरोध के प्रतीक बन गए और जनता पार्टी के गठन के प्रेरणा स्रोत थे। कौन दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। ठीक दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़ते हैं, चैप्टर में और क्या दिया गया है उसे पढ़ लेते हैं। दोस्तों हम जानेंगे जो 1974 की रेल हड़ताल हुई थी वो क्यों हुई थी। दोस्तों ये रेल हड़ताल कौन किया था और इसका नेतृत्व कौन किया था, इसको हम दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों यदि रेलगाड़ियों का चलना बंद हो जाए तो क्या होगा। अगर दोस्तों आप सोचिए, आप किसी देश में रह रहे हैं और वहाँ का देश का अधिकांश यातायात, अधिकांश साजो सामान रेलगाड़ी से ही आता है और ऐसे में अगर रेलगाड़ी बंद हो जाए तो दोस्तों क्या होगा। दोस्तों 1 या 2 दिन नहीं बल्कि हफ्ता भर से ज़्यादा समय तक रेलगाड़ियाँ ना चलें तो क्या होगा। दोस्तों अगर देशों में रेलगाड़ियाँ कुछ समय के लिए ना चले, ऐसा जो लेखक है कह रहा है, तो क्या होगा दोस्तों, निश्चित ही बहुत ही लोगों को आना जाना दूभर हो जाएगा। लेकिन बात यहीं तक सीमित नहीं रहेगी, देश की अर्थव्यवस्था ठप हो जाएगी, क्योंकि रेलगाड़ियों के माध्यम से ही देश के देश में एक जगह से दूसरी जगह सामानों की ज़्यादातर ढलाई ढुलाई होती है। दोस्तों यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि अगर रेलगाड़ियाँ नहीं चलेंगी तो दोस्तों पहला की बात जो होगा वो यह होगा, तो जो लोग हैं वो एक जगह से दूसरी जगह आ जा नहीं पाएंगे, उन्हें आ जाने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होगी। और दोस्तों जो सबसे बड़ी बात है जो रेलगाड़ी के बंद हो जाने से होगी दोस्तों, यह है कि जो देश की अर्थव्यवस्था है दोस्तों वो ठप हो जाएगी, क्योंकि दोस्तों रेलगाड़ी के माध्यम से ही देश में एक जगह से दूसरी जगह सामान ज़्यादातर क्या होते हैं, पहुँचाए जाते हैं। ठीक दोस्तों, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि 1974 में ठीक ऐसा ही वाकया पेश आया था, यानी कि 1974 में आप जानते हैं कि माफ करिएगा दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि 1974 में एक ऐसा ही वाकया, यानी कि एक ऐसा ही आंदोलन क्या हुआ था दोस्तों, हुआ था। दोस्तों रेल कर्मचारियों के संघर्ष से संबंधित राष्ट्रीय समन्वय समिति ने जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में रेलवे कर्मचारियों की एक राष्ट्रव्यापी हड़ताल का आह्वान किया। दोस्तों जो रेलवे कर्मचारियों की दोस्तों एक संघर्ष की जो उस समय की दोस्तों समिति थी, जिसको हम क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय समन्वय समिति। ठीक दोस्तों, उसके नेतृत्व में जो दोस्तों रेलवे कर्मचारी थे उन्होंने क्या किया दोस्तों, राष्ट्रव्यापी रेलवे हड़ताल का आह्वान किया। किसके नेतृत्व में दोस्तों, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में। ठीक दोस्तों, किस समिति ने रेलवे कर्मचारियों के मतलब राष्ट्रव्यापी
आंदोलन का आह्वान किया था। तो दोस्तों उस समिति का नाम है दोस्तों, आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों, राष्ट्रीय समन्वय समिति। ठीक दोस्तों। दोस्तों बोनस और सेवा से जुड़ी हुई शर्तों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाने के लिए हड़ताल का यह आह्वान किया गया था। यानी कि दोस्तों जो बोनस और जो सेवा से जुड़ी हुई शर्तें थे उसे मनवाने के लिए क्या किया गया था, यह हड़ताल किया गया था। दोस्तों सरकार ने इन मांगों के खिलाफ थी, यानी कि जो सरकार थी दोस्तों इन मांगों के खिलाफ थी। ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 के मई माह में हड़ताल पर चले गए। दोस्तों जब सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी, यानी कि उनके बोनस और सेवाओं से जुड़ी जो शर्तें थी सरकार उन्हें नहीं मानी, तो जो कर्मचारी थे रेलवे के 1974 के मई माह में क्या कर दिया दोस्तों, उन्होंने हड़ताल कर दी। ठीक दोस्तों। दोस्तों किसके नेतृत्व में किया था, जॉर्ज फर्नांडिस के नेतृत्व में किया था। दोस्तों ऐसे में भारत के इस सबसे बड़े सार्वजनिक उद्यम के कर्मचारी 1974 में मई माह में हड़ताल पर चले गए। दोस्तों रेलवे कर्मचारियों को हड़ताल से मजदूरों के असंतोष को बढ़ावा मिला। इस हड़ताल से मजदूरों के अधिकार जैसे मामले तो उठे ही, यह सवाल भी उठा कि आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। दोस्तों जो यह आंदोलन हुआ था रेलवे का, यानी कि जो रेल हड़ताल हुई थी 1974 की मई में, इससे दोस्तों एक यह सवाल भी उठ गया कि जो कर्मचारी हैं वो अपनी आवश्यक सेवाओं से जुड़ी हुई जो उनकी मांगे हैं उसको लेकर हड़ताल कर सकते हैं या नहीं। इस पर भी क्या हुआ दोस्तों, सवाल उठने लगा। दोस्तों सरकार ने इस हड़ताल को अवैधानिक करार दिया, यानी कि जो सरकार थी उसने इस सरकार को असंवैधानिक या अवैधानिक माना। ठीक दोस्तों। दोस्तों सरकार ने इस हड़ताली कर्मचारियों की मांग को मानने से इनकार कर दिया। यानी कि दोस्तों जो कर्मचारी बैठे हुए थे हड़ताल पर रेलवे के, उनकी मांग को मानने से जो सरकार थी उसने इनकार कर दिया। इससे उनके कई नेताओं को गिरफ्तार किया गया और रेल लाइनों की सुरक्षा में सेना को तैनात कर दिया गया। ऐसे में 20 दिनों के बाद यह हड़ताल बगैर किसी समझौते के वापस ले ली गई। दोस्तों जो सरकार थी उसने क्या किया, जो इस रेलवे हड़ताल के बहुत सारे नेता थे उनकी क्या कराई, गिरफ्तारी करवाई और जो रेलवे लाइन थी उसकी सुरक्षा में दोस्तों सुरक्षा बलों को तैनात किया। इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जो यह आंदोलन था या जो यह हड़ताल थी रेलवे हड़ताल, उसे 20 दिन में ही बिना किसी शर्त या समझौते के क्या किया गया दोस्तों, वापस ले लिया गया। ठीक दोस्तों। दोस्तों यही थी रेल हड़ताल जिसको जॉर्ज फर्नांडिस ने 1974 में किया था। ठीक दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस दौर में आप देखेंगे तो जो न्यायपालिका थी और जो सरकार थी उसके बीच में गहरे मतभेद पैदा हो जाते हैं। यानी कि जो इमरजेंसी का एक काल था उससे पहले आप देखेंगे तो जो सरकार थी और जो मतलब शासक दल था और जो न्यायपालिका थी उससे क्या हुए, गहरे मतभेद हुए। दोस्तों इसमें क्या मतभेद थे इसे को हम जान लेते हैं। दोस्तों जो न्यायपालिका थी देखेंगे दोस्तों इस दौर में उसके सरकार और शासक दल के साथ गहरे मतभेद पैदा हुए। दोस्तों आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा कि दोस्तों संसद और न्यायपालिका के बीच जो गहरा लंबा संघर्ष चला था उसके बारे में। दोस्तों इसके बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ा होगा, यानी कि क्लास 7 में आपने पढ़ा होगा इस संघर्ष के बारे में। दोस्तों इस संघर्ष में करीब 3 संवैधानिक मसले उठते हैं। दोस्तों पहला मसला यह था कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में कटौती कर सकती है, यानी कि जो संसद है हमारी, जो पार्लियामेंट है या जिसे हम सरकार कहते हैं एक रूप से, तो क्या दोस्तों सरकार जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें क्या कटौती कर सकती है। तो दोस्तों इस पर सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि सरकार ऐसा नहीं कर सकती है। दूसरा मसला दोस्तों यह था कि क्या संसद संविधान में संशोधन कर संपत्ति के अधिकार को सीमित कर सकती है, यानी कि जो राइट टू प्रॉपर्टी है, क्या संपत्ति के अधिकार को जो सरकार है वो सीमित कर सकती है या नहीं। तो दोस्तों इस मसले पर भी दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय का जवाब था कि संसद ऐसा नहीं कर सकती है। ठीक दोस्तों। दोस्तों इसके अलावा दोस्तों जो संसद ने यह कहते हुए संविधान में संशोधन किया था कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को प्रभावकारी बनाने के लिए मौलिक अधिकारों में कमी कर सकती है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने इस प्रावधान को दोस्तों भी क्या किया, निरस्त कर दिया। यानी कि दोस्तों जो संसद थी वो नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने के लिए मौलिक अधिकार में कमी करने का संशोधन करती है, पर सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है दोस्तों, इसे निरस्त कर देता है। यानी कि सर्वोच्च न्यायालय का कहना होता है कि आप नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में आप जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उसमें कोई भी क्या कर सकते हैं, कटौती नहीं कर सकते हैं। ठीक दोस्तों। दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे 2 नारे दिए गए हैं, 2 आप कोटेशन देखेंगे दिए गए हैं, तो किसके द्वारा दिए गए थे इनको हम पढ़ लेते हैं क्योंकि ऐसी चीज़ें परीक्षा में आ सकती हैं। आप देखेंगे एनसीईआरटी के पेज के साइड में इसे दिया गया है। पहला है दोस्तों इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। दोस्तों यह नारा किसने दिया था, दोस्तों यह नारा दिया था दोस्तों जो कांग्रेस के उसमें के अध्यक्ष थे DK बरुआ, उन्होंने दिया था और 1974 में क्या किया था, उन्होंने यह नारा दिया था। ठीक दोस्तों। यानी कि इंदिरा इज इंडिया, यानी कि इंदिरा क्या है, भारत है
और भारत ही क्या है, इंदिरा है। यह नारा किसने दिया था दोस्तों? यह नारा कांग्रेस के अध्यक्ष डी.के. बरुआ ने दिया था। दोस्तों एक नारा और देखेंगे दिया गया है कि संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। दोस्तों यह नारा 1974 के बिहार आंदोलन का एक नारा था, यानी कि इसे बिहार आंदोलन के दौरान क्या किया गया था, दिया गया था, जो 1974 में हुआ था। ठीक दोस्तों, तो आप इन दोनों नारों को याद रखिएगा। कभी कभी इससे प्रश्न पूछ सकता है कि नारे किस चीज से संबंधित है या कहाँ से संबंधित है या किसने इसे दिया था। ठीक दोस्तों, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जो न्यायपालिका से सरकार का मतलब संघर्ष था दोस्तों, इससे सरकार और न्यायपालिका के बीच तनाव बढ़ता है। और दोस्तों इसकी परिणति क्या होती है दोस्तों? दोस्तों इसकी परिणति केशवानंद भारतीय केस के रूप में होती है, यानी कि जो न्यायपालिका से साथ संघर्ष था मतलब जो सरकार का, उसकी परिणति दोस्तों न्याय जो केशवानंद भारतीय केस था उसके रूप में होती है। और दोस्तों इस केस में सर्वोच्च न्यायालय घोषित करता है कि संविधान का एक मूल ढांचा है जिसे संसद नहीं बदल सकती है। यानी कि दोस्तों जो केशवानंद भारतीय केस था उसमें सरकार जो न्यायपालिका बहुत सारे संशोधन कर रही थी, जिसमें जो संविधान का मूल ढांचा था वो प्रभावी हो रहा था, उसको नुकसान पहुंच रहा था। तो दोस्तों इसमें सर्वोच्च न्यायालय ने साफ साफ कहा, यानी कि साफ साफ घोषित किया कि जो हमारे संविधान का एक मूल ढांचा है उसको क्या कर सकती है, उसको संसद नहीं बदल सकती है। दोस्तों दो और बातें थी जिनकी वजह से न्यायपालिका और कार्यपालिका यानी कि सरकार के संबंधों में तनाव आया था, यानी कि जिन्होंने सरकार और न्यायपालिका के बीच में तनाव बढ़ाया था। ऐसी दो और बातें थी दोस्तों। जो पहली बात थी याद थी दोस्तों, जो 1969 में दोस्तों वरिष्ठ न्यायाधीशों की अनदेखी करके न्यायमूर्ति एन रे को मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया। दोस्तों जो सरकार थी उसने क्या किया दोस्तों, 1973 में दोस्तों आप देखेंगे तो उसने दोस्तों जो मतलब सर्वोच्च न्यायालय में एक ऐसी परंपरा रही है कि जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, वो वरिष्ठ न्यायाधीश जो होते हैं सर्वोच्च न्यायालय के, उन्हीं को नियुक्त किया जाता है। लेकिन दोस्तों 1973 में ये परिपाटी टूटती है और दोस्तों सरकार ने क्या किया दोस्तों, 3 मुख्य न्यायाधीशों की अनदेखी करते हुए दोस्तों सरकार ने जो एन रे थे उनको क्या किया दोस्तों, उनको मुख्य न्यायाधीश बना दिया भारत का। दोस्तों ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि दोस्तों जितने भी 3 वरिष्ठ न्यायाधीश थे जिसकी सरकार ने अनदेखी की थी दोस्तों, वो सब क्या किए थे दोस्तों, उन्होंने सरकार के जो फैसले थे उनके खिलाफ क्या किया था दोस्तों, सरकार ने मतलब सर्वोच्च न्यायालय के उन 3 वरिष्ठ जजों ने फैसला दिया था। यानी कि इन 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों को इसलिए दरकिनार किया गया क्योंकि इन्होंने सरकार के खिलाफ फैसला दिया था। इसलिए क्या किया, जो मतलब सरकार थी उसने क्या किया, इन्हें दरकिनार कर दिया। ठीक दोस्तों, प्रधानमंत्री के करीबी लोग प्रतिबद्ध न्यायपालिका और नौकरशाही की मांग करने लगे जो सरकार की सोच के अनुरूप कार्य करे। यानी कि दोस्तों इस दौर में आप देखेंगे तो प्रधानमंत्री के करीबी थे, यानी कि जो इंदिरा गांधी के करीबी लोग थे, वो सब यह कहने लगे कि जो न्यायपालिका हो और जो नौकरशाही हो क्या है दोस्तों, वो प्रतिबद्ध हो। प्रतिबद्ध मतलब क्या है दोस्तों, प्रतिबद्ध का मतलब यह है दोस्तों, यानी कि जो न्यायपालिका और जो नौकरशाही है दोस्तों क्या करे, वो सरकार के सोच के अनुरूप यानी कि सरकार के अनुसार कार्य करे। ऐसी बात कौन करने लगे, प्रधानमंत्री के जो करीबी लोग थे वो कहने लगे जो न्यायपालिका है, जो नौकरशाही है, उसको सरकार के अकॉर्डिंग काम करना चाहिए, जो लोग इंदिरा गांधी के करीबी थे। ठीक दोस्तों, इसके अलावा दोस्तों अब हम आपातकाल की घोषणा कैसे होती है। तो अभी तक जितना भी हम सब ने पढ़ा वो सब दोस्तों आपातकाल के मतलब कारण थे या संदर्भ थे, लेकिन अब दोस्तों हम जानेंगे आपातकाल कैसे घोषित हुआ और उसके घोषित होने के पीछे क्या कारण थे। ऐसे क्या परिस्थितियां आ गई कि जो इंदिरा गांधी थी उन्होंने क्या किया दोस्तों, आपातकाल घोषित कर दिया। यानी कि दोस्तों आपातकाल की घोषणा क्यों हुई और कैसे हुई, इसके बारे में हम दोस्तों इस वीडियो में अब जानेंगे। ठीक दोस्तों 12 जून 1975 को इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने इंदिरा गांधी के 1971 के लोकसभा चुनाव को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि जो इंदिरा गांधी का 1971 का लोकसभा चुनाव हुआ था, जिसके मतलब माध्यम से इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनकर आई थी 1971 में, उसको दोस्तों क्या किया, जो इलाहाबाद के उच्च न्यायालय के एक जज थे जगमोहन लाल सिन्हा, उन्होंने 12 जून 1975 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। यानी कि असंवैधानिक घोषित हो गया, इसका मतलब क्या होगा, जो इंदिरा गांधी थी उनका चुनाव क्या हो गया दोस्तों, वो निरस्त हो गया है। उनका चुनाव जो था वो दोस्तों असंवैधानिक हो गया। दोस्तों जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने यह फैसला समाजवादी नेता राजनारायण द्वारा दायर एक याचिका के मामले में सुनाया था। दोस्तों एक बहुत ही उत्तर प्रदेश के एक समाजवादी नेता थे, बहुत ही मशहूर, जिनका नाम था दोस्तों राजनारायण, जिनकी फोटो दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, साइड में मैंने लगा रखी है, ये देखिए दोस्तों, इनके नाम पर भारत सरकार ने डाक टिकट भी जारी कर चुका है। दोस्तों ये जो राजनारायण जी थे इन्होंने एक याचिका दायर की थी, तो उसी याचिका के मद्देनजर जो न्यायमूर्ति थे उन्होंने यह फैसला
सुनाया था। ठीक दोस्तों, राजनारायण इंदिरा गांधी के खिलाफ 1971 में बतौर उम्मीदवार चुनाव में खड़े हुए थे। यानी कि दोस्तों जो राजनारायण थे दोस्तों, ये एक मतलब उम्मीदवार के रूप में 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी के मतलब सामने, यानी कि इंदिरा गांधी के प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए थे चुनाव में। ठीक दोस्तों, और दोस्तों जो ये राजनारायण जी ने याचिका दायर की थी इंदिरा गांधी के खिलाफ दोस्तों, उसमें यानी कि याचिका में इंदिरा गांधी के चुनाव को चुनौती देते हुए यह तर्क दिया गया था कि उन्होंने चुनाव प्रचार में सरकारी कर्मचारी की सेवाओं का इस्तेमाल किया था। यानी कि दोस्तों जो राजनारायण थे, इन्होंने याचिका डाली थी तो मतलब हाई कोर्ट में, प्रयागराज हाई कोर्ट या जिसे हम इलाहाबाद हाई कोर्ट बोलते हैं। तो दोस्तों इलाहाबाद हाई कोर्ट में इन्होंने याचिका डाली थी कि जो इंदिरा गांधी है, उन्होंने जो चुनाव था उसके उसमें क्या किया था दोस्तों, उस चुनाव में सरकारी कर्मचारी यानी कि जो गवर्नमेंट मशीनरी होती है उसका क्या किया है दोस्तों, इस्तेमाल किया है अपने चुनाव प्रचार के लिए। ठीक दोस्तों, ऐसी याचिका जो राजनारायण थे उन्होंने दायर की थी हाई कोर्ट में। दोस्तों इस फैसले से इंदिरा गांधी की सांसद सदस्यता खत्म हो गई, और यदि वह 6 महीने के भीतर दोबारा निर्वाचित नहीं होती तो वह प्रधानमंत्री पद पर कायम नहीं रह सकती थी। दोस्तों जब सुप्रीम कोर्ट ने यह मतलब फैसला सुनाया 12 जून 1975 को कि जो इंदिरा गांधी हैं, अब उनका जो चुनाव था 1971 का वो असंवैधानिक है, तो दोस्तों इसकी वजह से क्या हुआ दोस्तों, जब किसी भी सांसद का चुनाव जब असंवैधानिक घोषित कर होता है दोस्तों, तो जब दोस्तों संवैधानिक मतलब जब उसका सदस्यता जो होती है संसद की दोस्तों, वो सदस्यता क्या होती है दोस्तों, खत्म हो जाती है। यानी कि जो इंदिरा गांधी की संसद की सदस्यता थी वो क्या हो गई दोस्तों, खत्म हो गई दोस्तों। और आप सबने कक्षा 11वीं में पढ़ा है कि अगर कोई व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है तो उसे क्या करना पड़ता है दोस्तों, 6 महीना के भीतर दोबारा निर्वाचित होना होता है। तो दोस्तों अब इंदिरा गांधी संसद का सदस्य नहीं रह गई हाई कोर्ट का जो फैसला था उसके अनुसार। तो अब इसका मतलब यह है, जो इंदिरा गांधी हैं यदि वह 6 महीने के भीतर दोबारा निर्वाचित नहीं होती हैं सांसद के रूप में, तो दोस्तों तो वे प्रधानमंत्री पद पर कायम नहीं रह सकती हैं। ठीक दोस्तों, इसके अलावा आगे देखते हैं हम क्या दिया गया है एनसीईआरटी में। दोस्तों 24 जून 1975 को सर्वोच्च न्यायालय ने उच्च न्यायालय के फैसले पर स्थगनादेश सुनाते हुए कहा कि अपील का निर्णय आने तक इंदिरा गांधी संसद बनी रहेंगी, लेकिन वे लोकसभा की कार्रवाई में भाग नहीं ले सकती हैं। दोस्तों इस मामले को लेकर इंदिरा गांधी सुप्रीम कोर्ट में जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट कहता है दोस्तों, जब तक जो अपील की गई है इसका जब तक फैसला नहीं आ जाता है, यानी कि जब तक इसका निर्णय नहीं आ जाता है, तब तक क्या होगा दोस्तों, जो इंदिरा गांधी है दोस्तों सांसद बनी रहेंगी, लेकिन दोस्तों जो लोकसभा की कार्यवाही होती है उसमें भाग नहीं ले पाएंगी। ठीक दोस्तों, और दोस्तों यह फैसला जो सर्वोच्च न्यायालय था उसने 24 जून 1975 को दिया। दोस्तों अब देखेंगे जो एनसीईआरटी की अगली हेडिंग है जिसका नाम है संकट और सरकार का फैसला। अब इसी के बारे में दोस्तों हम पढ़ेंगे। यहाँ पर मैंने गलती से 2 बारी फैसला लिख दिया है तो इसे आप इग्नोर करिएगा। तो दोस्तों अब जो संकट आया था उसको इंदिरा गांधी कैसे समाप्त करती हैं, यानी कि जो इनके मतलब कुर्सी पे संकट आ गया था प्रधानमंत्री की कुर्सी पर, उसको इंदिरा गांधी कैसे मतलब उसका फैसला करती हैं, उसे सफाया करती हैं उस संकट का, अब इसके बारे में जानेंगे। दोस्तों एक बड़े राजनीतिक संघर्ष के लिए अब मैदान तैयार हो चुका था। जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी के इस्तीफे के लिए दबाव डाला। दोस्तों अब क्या हुआ, जब जब जगमोहन लाल सिन्हा ने ऐसा मतलब फैसला दिया कि इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त हो गई है, और उनकी सदस्यता जब दोस्तों न्यायालय में मतलब चुनौती उनकी सदस्यता को मिली, तब दोस्तों क्या किया गया, तब जो राजनीतिक संघर्ष था दोस्तों अब बहुत बढ़ गया। दोस्तों जो जयप्रकाश नारायण थे दोस्तों, उन्होंने दोस्तों विपक्षी दलों के साथ दोस्तों इंदिरा गांधी के इस्तीफे की क्या की दोस्तों, मांग की। दोस्तों इस जब विपक्षी दलों ने इंदिरा गांधी पर दोस्तों इस्तीफे का दबाव डाला, तो दोस्तों इन्हीं दलों ने क्या किया दोस्तों, इन दलों ने 25 जून 1975 को दिल्ली के रामलीला मैदान में एक विशाल प्रदर्शन किया। दोस्तों जयप्रकाश नारायण ने इंदिरा गांधी से इस्तीफे की मांग करते हुए राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। यानी कि दोस्तों जो विपक्षी दल थे उन्होंने 1975 में 25 जून को दोस्तों रामलीला मैदान, यानी कि जो दिल्ली का रामलीला मैदान है लाल किले के सामने का, वहां पर दोस्तों एक विशाल प्रदर्शन किया। और दोस्तों इस प्रदर्शन में जयप्रकाश नारायण थे, जो जिनकी फोटो आप देख सकते हैं, तो दोनों यानी कि जयप्रकाश नारायण ने दोस्तों इंदिरा गांधी के इस्तीफे की मांग करते हुए दोस्तों राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह की घोषणा की। ठीक दोस्तों जेपी ने सेना, पुलिस और सरकारी कर्मचारियों का आह्वान किया कि वह सरकार के अनैतिक और असंवैधानिक आदेशों का पालन ना करें। यानी कि जो जेपी थे, जयप्रकाश नारायण थे, उन्होंने कहा जो सरकार के असंवैधानिक या जो अनैतिक अध्यादेश या आदेश हैं उसका क्या किया जाए, पालन न किया जाए। ऐसा जो अपील था जयप्रकाश नारायण ने सेना, पुलिस कर्मियों और सरकारी कर्मियों से किया।
कि यानी कि वो जो सरकार के जो इल्लीगल फैसले हैं या जो मतलब अनैतिक फैसले हैं उनका पालन जो सरकारी कर्मचारी ना करें, ऐसा जयप्रकाश नारायण ने कहा। ठीक दोस्तों, यानी कि उनसे ऐसा करने के लिए कहा कि आप जो सरकार के असंवैधानिक या जो अवैधानिक अनैतिक फैसले हैं उनका आप क्या करिए, पालन ना करिए। ठीक दोस्तों। दोस्तों उसके अलावा दोस्तों इससे भी सरकारी कामकाज के ठप हो जाने का अंदेशा पैदा हुआ। देश का राजनीतिक मिजाज अब पहले से कहीं ज्यादा कांग्रेस के खिलाफ हो गया। यानी कि दोस्तों जब जेपी ने कहा कि लोग सरकार के फैसले यानी कि जो सरकारी कर्मचारी हैं वो सरकार के फैसलों को न माने, तो इससे क्या हुआ दोस्तों, जो देश का सरकारी कामकाज है उसके ठप हो जाने का जो अंदेशा था वो पैदा हुआ। और दोस्तों अब देश का जो राजनीतिक मिजाज था वो दोस्तों अब कांग्रेस के खिलाफ हो गया था। दोस्तों सरकार ने इस इन घटनाओं के मद्देनजर जवाब में आपातकाल की घोषणा कर दी। यानी कि घोषणा जो सरकार थी उसने क्या किया, जो सभी घटनाएं घटित हो रही थी उसके जवाब में क्या किया, आपातकाल की घोषणा घोषित कर दी। ठीक दोस्तों। दोस्तों 25 जून 1975 के दिन सरकार ने घोषणा की कि देश में गड़बड़ी की आशंका है और इस तर्क के साथ उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। दोस्तों जो सरकार है उसने 25 जून 1975 के दिन यह घोषणा की कि जो हमारा भारत देश है उसमें गड़बड़ी की आशंका है, और इसके मद्देनजर उसने क्या किया दोस्तों, इसका तर्क देते हुए दोस्तों उसने संविधान के अनुच्छेद 352 को लागू कर दिया। और दोस्तों 352 के अंदर आपातकाल का प्रावधान है, तो उसी के अनुसार क्या किया उसने भारत पर, यानी कुछ समय की सरकार ने भारत पर क्या किया दोस्तों, इमरजेंसी लागू कर दी। दोस्तों इस अनुच्छेद के अंतर्गत यानी कि 352 के अंतर्गत दोस्तों यह प्रावधान किया गया है कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी की आशंका होने पर सरकार आपातकाल लागू कर सकती है। यानी कि दोस्तों 352 में कहा गया है, 352 अनुच्छेद नंबर 352 में साफ साफ कहा गया है, जब सरकार को आशंका होगी कि बाहरी अथवा अंदरूनी गड़बड़ी है तो क्या कर सकती है सरकार, सरकार आपातकाल के लागू कर सकती है। ठीक दोस्तों। दोस्तों सरकार का यह निर्णय था कि गंभीर संकट की घड़ी आन पड़ी है और इस वजह से आपातकाल की घोषणा जरूरी हो गई है। दोस्तों सरकार का कहना था कि जो देश की स्थिति है वो क्या है, वो बहुत गंभीर हो चुकी है, यानी कि जो स्थिति है बहुत गंभीर संकट की है। इसी वजह से दोस्तों जो आपातकाल की घोषणा है वो जरूरी हो गई है। यानी कि देश में आपातकाल लगाना जरूरी हो गया है क्योंकि देश में बहुत सारी क्या हो गई है, गड़बड़ी आ गई है। ऐसा तर्क माननीय इंदिरा गांधी जी का था। ठीक दोस्तों। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अगर तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार की शक्तियों के दायरे में था, क्योंकि हमारे संविधान में सरकार को आपातकाल की स्थिति में विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। दोस्तों जो सरकार ने आपातकाल लागू किया, अगर उसे हम दोस्तों तकनीकी रूप से देखें तो ऐसा करना सरकार के दायरे में था। क्यों दोस्तों, क्योंकि हमारे संविधान में दोस्तों अगर देखेंगे आप तो आपातकाल की स्थिति में सरकार को विशेष शक्तियां क्या की गई हैं, प्रदान की गई हैं। दोस्तों आपातकाल की घोषणा के साथ ही संघीय ढांचा निष्प्रभावी हो जाता है और सारी शक्तियां केंद्र के हाथ में आ जाती हैं। यानी कि दोस्तों जब आपातकाल लागू होता है, जो हमारा संघीय ढांचा है, संघीय ढांचा का मतलब आप समझते हैं ना कि कुछ शक्तियां केंद्र के पास हैं और कुछ शक्तियां राज्य के पास हैं। तो दोस्तों जो संघीय ढांचा है यानी कि जो कार्यों का बंटवारा है या जो मतलब जो अधिकारों का बंटवारा है दोस्तों, ये क्या हो जाता है दोस्तों, निष्प्रभावी हो जाता है। और दोस्तों जो सारी की सारी शक्तियां होती हैं दोस्तों केंद्र के पास चली आती हैं, यानी कि जो केंद्र सरकार होती है उसके पास सारी शक्तियां आ जाती हैं। ठीक दोस्तों। दूसरा दोस्तों सरकार चाहे तो ऐसी स्थिति में किसी एक अथवा सभी मौलिक अधिकार पर रोक लगा सकती है अथवा उसमें कटौती कर सकती है। दोस्तों अगर देश में आपातकाल लागू हुआ है तो दोस्तों ऐसे इस दौर में यानी कि आपातकाल के दौरान दोस्तों जो सरकार है दोस्तों वो चाहे तो किसी एक या सभी जो मौलिक अधिकार है हमारे उन सब पर क्या कर सकती है दोस्तों, रोक लगा सकती है, तो उसमें कटौती कर सकती है। दोस्तों संविधान में आपातकाल को असाधारण स्थिति माना गया है जब सामान्य लोकतंत्र प्रभावी समान लोकतांत्रिक प्रक्रिया संभव नहीं होता, इसीलिए सरकार को विशेष शक्तियां दी गई हैं। दोस्तों हमारे जो संविधान निर्माता थे इसलिए दोस्तों आपातकाल का प्रावधान किए थे। सोचे थे दोस्तों जो हमारे आने वाली पीढ़ियां हैं, जो हमारे आने वाली सरकारें हैं, वो सब इसका सूझबूझ के साथ प्रयोग करेंगे। लेकिन दोस्तों देखेंगे तो इसका प्रयोग देखेंगे तो एक रूप से आप लोकतंत्र के खिलाफ ही किया गया। लेकिन दोस्तों जो संविधान है उसमें देखेंगे दोस्तों आप आपातकाल को असाधारण स्थिति के रूप में माना गया है, यानी कि जब सामान्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया संभव नहीं होती है, इसी के रूप में क्या किया गया है दोस्तों, आपातकाल को क्या किया गया है दोस्तों, हमारे जो संविधान है उसमें दर्शाया गया है। यानी कि आपातकाल क्या है, एक असाधारण स्थिति है दोस्तों। इसीलिए सरकार को जो संविधान निर्माता थे उन्होंने आपातकाल के दौरान विशेष शक्तियां
दी थी कि क्या कर सके सरकार, जो हमारे देश का लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसे क्या कर सके, प्रभावी बना सके। इसीलिए दोस्तों सरकार, जो संविधान निर्माता थे, उन्होंने आपातकाल का प्रावधान हमारे संविधान में किया था। लेकिन दोस्तों उनको नहीं पता था कि कोई अपनी कुर्सी को बचाने के लिए भी आपातकाल का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों अगर आप अपने एनसीईआरटी में देखेंगे तो आपको एक इमेज मिलेगी, जिसमें देखेंगे दोस्तों आप, तो उसमें आप इंदिरा गांधी को कुर्सी पर बैठे हुए पाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, इंदिरा गांधी एक कुर्सी पर बैठी हुई होंगी और उनकी कुर्सी को दोस्तों देखेंगे तो आप, इस बाढ़ भरी स्थिति में कोई सहारा दे रहा होगा। अगर आप ध्यान से देखिए तो इस इमेज में आपको दिख जाएगा। अगर आपको इसमें नहीं दिख रहा है तो अपने एनसीईआरटी में देख सकते हैं, वहाँ पर आपको अच्छे से दिखेगा। यहाँ पर देखिए इंदिरा गांधी कुर्सी पर बैठी हुई हैं और कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है दोस्तों स्थगनादेश। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों एक राजनीतिक संकट की स्थिति है पूरी की पूरी। और उस जो दोस्तों इंदिरा गांधी की कुर्सी है दोस्तों, देखेंगे आप, एक आदमी उसे पीछे से सहारा दे रहा है। दोस्तों जो एक कुर्सी को पीछे से सहारा देता हाथ है दोस्तों, ये कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं डीके बरुआ दोस्तों, उनका है। यानी कि जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं डीके बरुआ, वो क्या कर रहे हैं दोस्तों, इस पिक्चर में, इस कार्टून में, जो इंदिरा गांधी की कुर्सी है उसको क्या कर रहे हैं, अपने हाथ से सहारा दे रहे हैं। दोस्तों तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सत्ता की कुर्सी डगमगा रही थी, यानी कि दोस्तों उनके नेतृत्व पर संकट के बादल मंडरा रहे थे, इसका यही कहने का आशय है कार्टून का। और दोस्तों लेकिन उस कुर्सी को पीछे से सहारा देता हुआ एक हाथ दिखाई, जो देता है इसमें दोस्तों, यह हाथ यह प्रदर्शित करता है दोस्तों कि जो कांग्रेस के शीर्ष नेता थे उस समय के, विशेषकर डीके बरुआ, वो दोस्तों इंदिरा गांधी की सत्ता को बचाने के लिए हर संभव राजनीतिक समर्थन दे रहे थे। दोस्तों अगर आप देखेंगे दोस्तों, जो कार्टून है, इस कार्टून के माध्यम से जो दोस्तों कलाकार है, यह संदेश दिया है दोस्तों कि सत्ता की कुर्सी भले ही अस्थिर हो, लेकिन जो कांग्रेस संगठन और जो उसके नेता हैं वो प्रधानमंत्री को टिकाए रखने की कोशिश करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि जो प्रधानमंत्री हैं वो इंदिरा गांधी ही बनी रहे, इंदिरा गांधी की जो प्रधानमंत्री का मतलब पद है वो ना जाए। ठीक दोस्तों, यही दोस्तों इस पिक्चर में बताया गया है। दोस्तों पिक्चर जो कार्टून बनाए जाते हैं सब दोस्तों, इसका बहुत महत्व होता है, तो हमें बहुत चीज़ें समझने को मतलब समझने में मदद करते हैं। इसलिए दोस्तों मैं आप सभी को कार्टून के बारे में दोस्तों बताता हूँ, नहीं तो मैं भी सबको छोड़ के आगे बढ़ सकता हूँ। लेकिन दोस्तों इन सबको जानना जरूरी है, क्योंकि ये सब चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी में ऐसे ही नहीं दी गई हैं, सब किसी न किसी अर्थ के, यानी कि किसी न किसी मतलब संदर्भ के लिए दी गई हैं। ठीक दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो में। दोस्तों 25 जून 1975 की रात में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। यानी कि जो राष्ट्रपति थे उस समय के, जिनका नाम था फखरुद्दीन अली अहमद, उनसे क्या किया थी दोस्तों, उनसे जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 25 जून 1975 की मध्य रात्रि को आपातकाल लागू करने की सिफारिश की। क्योंकि हमारे संविधान में प्रावधान है कि आपातकाल लागू करने का सिफारिश होता है प्रधानमंत्री, मतलब जो हमारा राष्ट्रपति होता है उससे करता है। तो दोस्तों ऐसी सिफारिश जो प्रधानमंत्री थी उस समय की तत्कालीन इंदिरा गांधी, उन्होंने 25 जून 1975 को उस समय के राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद से की। दोस्तों परिणाम स्वरूप फखरुद्दीन ने क्या किया दोस्तों, अली अहमद ने उस समय क्या किया दोस्तों, राष्ट्रपति शासन 25 जून 1975 की मध्यरात से ही लगा दिया। यानी कि उन्होंने तत्कालीन राष्ट्रपति ने क्या किया, 25 जून 1975 की मध्यरात से ही आपातकाल को उद्घोषित कर दिया। ठीक दोस्तों आधी रात बाद अखबारों की बिजली काटी गई और सुबह विपक्षी नेताओं को बड़े पैमाने पर गिरफ्तार किया गया। यानी कि दोस्तों जो उस समय 25 जून की मध्य रात थी, उस समय क्या हुआ दोस्तों, जो अखबार थे, यानी कि जो यहाँ पर अखबार छपता था, उनकी क्या की गई दोस्तों, बिजली काट दी गई। यानी कि उनकी जो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई थी उसको काट दिया गया, जिससे अखबार में कुछ छपने ना पाए। और दोस्तों जो उस समय के जो विपक्षी नेता थे उनको क्या किया गया दोस्तों, उनको बड़े पैमाने पर दोस्तों गिरफ्तार किया गया। यानी कि जो अपोजिशन लीडर थे उन सभी को क्या किया गया दोस्तों, जेल में डाला गया। दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने यह फैसला बिना कैबिनेट के बताए हुए लिया था। यानी कि बिना कैबिनेट को मतलब सूचित किए उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी का फैसला लिया था। तो दोस्तों जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने 26 जून की सुबह 6 बजे एक विशेष बैठक में मंत्रिमंडल को इस बात की सूचना दी गई, मतलब दी। यानी कि जो इंदिरा गांधी थी, उन्होंने मतलब बिना कैबिनेट को बताए क्या किया था, इमरजेंसी लेने का फैसला ले लिया था। लेकिन उन्होंने 26 जून की सुबह 6 बजे क्या किया, एक विशेष बैठक बुलाई मंत्रिमंडल की, और उनको इस बात की सूचना दी कि देश में क्या हुआ है, आपातकाल लागू हो गया है। लेकिन दोस्तों तब तक बहुत कुछ हो चुका था। ठीक दोस्तों इसी के साथ आपका यह पार्ट समाप्त होता है। यानी कि यह पार्ट, जो पार्ट ए है, ये पार्ट 1 आपका यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों आपको इस चैप्टर को हम पार्ट सेकंड में कराएंगे, क्योंकि दोस्तों इस चैप्टर को अगर हम दोनों एक ही पार्ट में कराएंगे तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसलिए दोस्तों हम आपको इस वीडियो को, यानी कि इस चैप्टर को हम
आपको अगले पार्ट में पढ़ाएंगे। दोस्तों अगर आप इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जाएंगे वहाँ पर आपको इस वीडियो का पार्ट सेकंड मिल जाएगा, तो आप उसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको मिलते हैं चैप्टर 6 के पार्ट सेकंड में, तब तक के लिए दोस्तों पढ़ लो।